हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से क्रैक स्टडी पर। आज हम पढ़ेंगे अपना चुंबकत्व का लेक्चर नंबर 3। तो लास्ट लेक्चर में हमने छोटे छोटे हेडिंग्स पढ़ना शुरू कर दिया था, गाउस की प्रमेय वगैरह वाले। तो आज हम वहीं से अपना लेक्चर नंबर 3 कंटिन्यू करेंगे। तो लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू क्रैक स्टडी, ताकि आप पूरी की पूरी सीरीज और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज बहुत अच्छे से आपको मिल सके, आप देख सके सबको। तो चलिए शुरू करते हैं वही लेक्चर बिना किसी देरी के। देखिए आज का पहला हेडिंग है हमारा चुंबकन क्षेत्र। अब चुंबकन क्षेत्र के बारे में आप ऐसे समझ लीजिए कि ये कोई एक चुंबक है जिसके चारों तरफ क्या है, एक चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो अगर हम इसके चुंबकीय क्षेत्र में किसी दूसरे पदार्थ को लेके आएंगे तो वो आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करेगा। अब उसी आकर्षण या प्रतिकर्षण के अनुभव के कारण अगर उस पदार्थ के पास ऐसा गुण है तो वो उसमें एक और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। यानी समझ पा रहे हो, जैसे मान के चलो ये एक चुंबकीय पदार्थ था, ये दूसरा चुंबकीय पदार्थ है, हम इसको इसके चुंबकीय क्षेत्र के भीतर ले आए। अब ये आकर्षित हो गया, अभी आकर्षित हो गया इसके जो ध्रुव थे अलग अलग होने के कारण। तो होगा क्या, इसके चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस नए वाले पदार्थ में भी एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। इस घटना को कहते हैं बच्चों चुंबकीय प्रेरण। ये सेम ऐसे ही है जैसे वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत प्रेरण होता था, इसी तरीके से चुंबकीय क्षेत्र में होता है चुंबकीय प्रेरण। तो ठीक है, यहाँ पे वही लिखा हुआ है चुंबकन क्षेत्र में कि जब किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र के भीतर लाया जाता है तब उसमें चुंबकीय आघूर्ण अर्थात एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार जो उस पदार्थ पर आरोपित चुंबकीय क्षेत्र है एवं उस उत्पन्न हुए चुंबकीय क्षेत्र के योग को क्या कहते हैं, चुंबकन क्षेत्र कहते हैं। इसका मात्रक एम्पियर प्रति मीटर होता है। मात्रक पे गौर फरमाइएगा, यानी किसी भी पदार्थ का चुंबकन क्षेत्र क्या होगा, उस पदार्थ पर जितना चुंबकीय क्षेत्र आपने लगाया है, मान के चलो अगर आपने कैपिटल H चुंबकीय क्षेत्र लगाया है तो आरोपित चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल H और प्लस जो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा यानी कि चुंबकीय आघूर्ण तो प्लस M, इन दोनों के योग के बराबर जो होगा वो क्या होगा, चुंबकन क्षेत्र होगा। ठीक है, देखो चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकन क्षेत्र दोनों अलग अलग चीजें हैं। चुंबकीय क्षेत्र होगा किसी भी चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र, और चुंबकन क्षेत्र क्या होगा कि एक चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी अन्य पदार्थ में उत्पन्न हुए चुंबकीय क्षेत्र के योग का जो हमारा परिमाण होगा उसे कहेंगे चुंबकन क्षेत्र। ठीक है, तो अगला नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। अगला नेक्स्ट हेडिंग है भाई चुंबकशीलता। अब देखो चुंबकशीलता क्या होती है, तो सेम एज इट इज जब किसी पदार्थ को आप चुंबकीय क्षेत्र में लाते हो तब क्या होता है, उसमें भी एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अतः ये जो उत्पन्न हुआ वाला चुंबकीय क्षेत्र है वो आरोपित चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होता है। इसका कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि मान के चलिए अगर ये एक चुंबकीय क्षेत्र का कोई पदार्थ है जिसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र है, अगर इसके चारों तरफ एक काफी स्ट्रॉन्ग चुंबकीय क्षेत्र है तो जो दूसरा पदार्थ इसके संपर्क में आ रहा है इसमें भी काफी हाई जो चुंबकीय क्षेत्र है वो उत्पन्न होगा। यानी कि जो आरोपित चुंबकीय क्षेत्र है, जितना चुंबकीय क्षेत्र आप लगा रहे हो उतना ही मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र आपको दूसरे पदार्थ पर उत्पन्न होता हुआ दिखाई देगा। यानी हम कह सकते हैं कि आरोपित चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हुए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होती है। अब जैसे ये समानुपाती हटता है तो बराबर के साथ एक कांस्टेंट आता है, जो कांस्टेंट है म्यू नॉट, और इस म्यू नॉट को क्या कहते हैं, इसी म्यू नॉट को कहते हैं माध्यम की चुंबकशीलता। अच्छा, अगला हेडिंग है चुंबकीय प्रवृत्ति। चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होगा, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता आरोपित चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होती है। यानी कि जितना आप चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करोगे चुंबकन की तीव्रता भी उतनी ही ज्यादा हाई होगी। अगर आपका आरोपित चुंबकीय क्षेत्र अधिक है तो चुंबकन की तीव्रता भी अधिक, आरोपित चुंबकीय क्षेत्र कम है तो चुंबकन की तीव्रता भी कम। जैसे प्रोपोर्शनैलिटी हटती है तो यहाँ पे बराबर के साथ एक कांस्टेंट आता है। यहाँ पे जो कांस्टेंट ईटा आया है इसका ही मतलब क्या है, इसे एक अनुक्रमानुपाती नियतांक कहते हैं, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, चुंबकीय प्रवृत्ति के नाम से जानते हैं। कैपिटल एच क्या है, कैपिटल एच चुंबकन की तीव्रता है, और कैपिटल बी क्या है, कैपिटल बी आरोपित चुंबकीय क्षेत्र है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग। नेक्स्ट हेडिंग है धारणशीलता। अब देखो इस धारणशीलता के हेडिंग को ध्यान से समझना। लिखा हुआ है कि जब किसी पदार्थ का वह गुण या किसी पदार्थ का वह चुंबकत्व जो उस पदार्थ से बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर भी शेष रहता है उसे अवशेष चुंबकत्व कहते हैं, और इस गुण को, इस धारण करने के गुण को हम क्या कहते हैं, धारणशीलता कहते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, जैसे मान के चलिए ये कोई एक पदार्थ था, इसके हमने पास में फिर से वही एक और पदार्थ हम ला रहे हैं। अब इसके चुंबकीय क्षेत्र के कारण हमारे इस नए वाले पदार्थ में भी एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया, लेकिन हमने कुछ समय के बाद जो हमारा पहला वाला पदार्थ था इसको इससे हटा दिया, यानी कि आरोपित चुंबकीय क्षेत्र हमने हटा दिया। परंतु अगर हटाने के बाद भी, आरोपित चुंबकीय क्षेत्र हटाने के बाद भी इस नए वाले चुंबक, जो हमारा नया वाला पदार्थ था उसमें चुंबकीय क्षेत्र की कुछ मात्रा रह जाती है, शेष रह जाती है, यानी कि ये जो हमारा पदार्थ है इसने चुंबकीय क्षेत्र की कुछ मात्रा को धारण
धारण कर लिया, अवशोषित कर लिया, तो ये इसका गुण कहलाएगा धारणशील। चलिए भाई अगला हेडिंग देखते हैं। अगला हेडिंग लिखा हुआ है निग्राहिता। अब देखो निग्राहिता को आप ऐसे समझिए जैसे कि यहाँ पे मान के चलिए ये हमारे पास ना एक चुंबक थी बच्चों, ये हो गया इसका नॉर्थ पोल और ये हो गया इसका साउथ पोल। अब चूंकि ये चुंबक है तो इसके चारों तरफ ना एक ऐसा क्षेत्र होगा जिसमें कोई अन्य वस्तु आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करेगी। बेसिकली क्या होगा, ये चुंबकीय बल रेखाओं का क्षेत्र होगा, ठीक है, जो कि N से S चलती है। तो मैंने यहाँ पे आपको एक चुंबकीय क्षेत्र बना करके दिखा दिया। अब क्या कर रहे हैं हम, ये हमारा एक और ऑब्जेक्ट है जिसको हम चुंबकीय क्षेत्र के भीतर लेके आए, ठीक है, ये हमारा कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसको हमने चुंबकीय क्षेत्र के भीतर ला दिया। अब जैसे हमने इस चुंबकीय दूसरे ऑब्जेक्ट को चुंबकीय क्षेत्र के भीतर लेके आए तब इस पर भी एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया और ये घटना क्या कहलाई, चुंबकीय प्रेरण घटना कहलाई, ठीक है। अब आप ध्यान से सुनना, हो क्या रहा है, अब देखो इस वाले वस्तु को हम, यानी कि इस वाली वस्तु पर हमने एक दिशा से तो क्या लगा दिया, हमने चुंबकीय क्षेत्र लगाया, ठीक है, यानी हमने इस वस्तु पर किसी एक दिशा से चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करा, तभी तो इसके अंदर चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हुआ ना भाई। अब मैं क्या कह रहा हूं, अगर हम क्या करें, जिस दिशा से हमने इस पे चुंबकत्व का जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है वो आरोपित किया है, उस दिशा के विपरीत दिशा में हम एक और चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करते हैं इस तरीके से। ध्यान से समझना, हम क्या कर रहे हैं, जिस दिशा से हमने इस पे चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया था विद्युत चुंबकीय प्रेरण घटना के कारण, जिसके कारण इसमें चुंबकत्व की प्राप्ति हुई थी, अब हम क्या कर रहे हैं, उसकी विपरीत दिशा से एक और चुंबकीय क्षेत्र इस पर आरोपित कर रहे हैं। तो होगा क्या, चूंकि देखो दोनों ही चुंबकीय क्षेत्र हैं और दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तो अगर ऐसा होने पर जो इस वाले वस्तु का चुंबकत्व का गुण था, ये जो वस्तु चुंबक की तरह व्यवहार करने लगी थी, इस गुण को ही चुंबकत्व कहते हैं। तो ये जो वस्तु है इसका जो चुंबकत्व का गुण था, यदि वो गुण समाप्त हो जाता है पूरी तरीके से, तब ऐसी इस प्रॉपर्टी को कहते हैं बच्चों निग्राहिता। यानी किसी वस्तु पर आरोपित बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का वह मान जिसके कारण किसी भी पदार्थ का चुंबकत्व जो है वो समाप्त हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, निग्राहिता कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप पढ़ेंगे हम दो प्रकार की चुंबकें होती हैं मेरे भाई। दो प्रकार की कौन कौन सी, एक होती है स्थायी चुंबक और दूसरी होती है अस्थायी चुंबक। अब स्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक का मतलब क्या है, देखो स्थायी चुंबक का मतलब क्या है, स्थायी चुंबक ऐसी चुंबक होंगी जो कि प्रत्येक कंडीशन में चुंबकत्व का गुण प्रदर्शित करेंगी, और अस्थायी चुंबक ऐसी चुंबक होंगी जो कि कुछ कंडीशंस में चुंबकत्व का गुण प्रदर्शित करेंगी परंतु कुछ स्थितियों में चुंबकत्व का गुण प्रदर्शित नहीं करेंगी। तो आइए देखते हैं क्या है इनका अंतर। स्थायी चुंबक कौन से होंगे, तो लोह पदार्थों के द्वारा बनाए गए वे चुंबक जिनमें चुंबकत्व का गुण काफी समय तक सुरक्षित रहता है, स्थायी चुंबक कहलाते हैं। अब स्थायी चुंबक बनाने के लिए अगर आपको कोई पदार्थ चाहिए या किसी पदार्थ का आपको स्थायी चुंबक बनाना है तो बेसिकली आपको उसमें दो चीजें चाहिए होंगी। पहली चीज क्या है, उस पदार्थ की धारणशीलता, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र को काफी लंबे समय तक अपने अंदर धारण करने की जो क्षमता होती है वो काफी उच्च होनी चाहिए, यानी कि उस पदार्थ की धारणशीलता काफी ज्यादा उच्च होनी चाहिए ताकि वो पदार्थ क्या हो सके, उच्च चुंबकीय क्षेत्र का संचित कर सके, यानी कि वो लंबे समय तक चुंबकीय क्षेत्र को पैदा कर सके या प्रदर्शित कर सके। दूसरी कंडीशन यहाँ लिखी हुई है, पदार्थ की निग्राहिता का मान भी उच्च होना चाहिए। अब देखो निग्राहिता उच्च होने का क्या मतलब है, निग्राहिता क्या है, निग्राहिता पदार्थ का वह गुण है जो चुंबकीय क्षेत्र को खत्म कर रहा है, यानी कि उस पदार्थ के चुंबकत्व के गुण को समाप्त कर रहा है, वही निग्राहिता है। तो अगर उस पदार्थ की निग्राहिता उच्च होगी इसका मतलब क्या है, उसका जो चुंबकत्व है वो जल्दी से समाप्त नहीं हो पाएगा, तो जल्दी से समाप्त नहीं हो पाएगा इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, स्थायी चुंबक। तो बस यही अंतर होता है स्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक। स्थायी चुंबक के लिए निग्राहिता का जो मान है वो उच्च होना चाहिए और जबकि अस्थायी चुंबक के लिए निग्राहिता का मान जो है वो कम होना चाहिए, ठीक है। अंतर क्या होगा, देखो निग्राहिता का मान अगर उच्च है तो एकदम से चुंबकत्व का गुण नहीं खत्म होगा। अब एकदम से चुंबकत्व का गुण नहीं खत्म हो रहा है इसका मतलब चुंबक स्थायी है, और अगर निग्राहिता का मान कम है तो चुंबकत्व का जो गुण है वो एकदम से समाप्त हो जाएगा, और यदि चुंबकत्व का गुण समाप्त हो रहा है इसका मतलब है चुंबक का जो प्रकार होगा वो अस्थायी चुंबक होगा। तो आइए पढ़ते हैं अस्थायी चुंबक क्या है। तो लोह पदार्थों से बने वे चुंबक जिनमें कुछ समय के पश्चात चुंबकत्व का गुण समाप्त हो जाता है अस्थायी चुंबक कहलाते हैं, अर्थात इनमें चुंबकत्व तब तक बना रहता है जब तक कि इनमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। अस्थायी चुंबक को बनाने के लिए जो प्रयुक्त पदार्थ होता है उसके लिए निम्नलिखित गुण होने चाहिए। सबसे पहली बात है धारणशीलता उच्च होनी चाहिए। अब देखो ये दोनों में कॉमन है, धारणशीलता उच्च होनी चाहिए, धारणशीलता उच्च होनी चाहिए, क्योंकि भैया धारणशीलता है क्या, धारणशीलता है चुंबकत्व के गुण को अपने अंदर समायोजित करने की क्षमता। तो यदि कोई वस्तु चुंबकत्व का गुण ही अपने अंदर समायोजित नहीं कर पाएगी तो फिर वो चुंबक बन ही नहीं पाएगी।
इसीलिए चाहे स्थायी हो चाहे अस्थायी हो, दोनों ही प्रकार के चुंबक में धारणशीलता का जो गुण है वो बहुत ज्यादा उच्च होना चाहिए। अब अंतर क्या है, स्थायी चुंबक कब कहलाएगी, जब हम किसी आरोपित बाह्य आरोपित चुंबकीय क्षेत्र के कारण उसका चुंबकत्व का गुण आसानी से समाप्त ना हो सके तब वो चुंबक स्थायी है, और यदि किसी आरोपित बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के कारण उस चुंबक का जो चुंबकत्व का गुण है वो आसानी से समाप्त हो जाता है तब वो चुंबक अस्थायी कहलाती है। तो चलिए भाई अब पढ़ते हैं पदार्थों के चुंबकीय गुण के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए 1846 ईस्वी में माइकल फैराडे नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, चुंबकीय पदार्थों को उनके चुंबकीय गुण या चुंबकीय व्यवहारों के आधार पर 3 प्रकार में वर्गीकृत किया। जिसमें से पहला प्रकार उन्होंने बताया प्रतिचुंबकीय पदार्थ, दूसरा पदार्थ बताया अनुचुंबकीय पदार्थ और तीसरा प्रकार बताया लोह चुंबकीय पदार्थ। अब देखो प्रतिचुंबकीय पदार्थ, प्रति का मतलब ही होता है एंटी, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट। तो देखिए यानी कि वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर दुर्बल रूप से प्रतिकर्षण का अनुभव करेंगे या प्रतिकर्षित होते हैं, उन पदार्थों को हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अब देखो चूंकि ये पदार्थ प्रतिकर्षित हो रहे हैं, अब प्रतिकर्षित होने का रीजन क्या बताया फेराडे ने, तो प्रतिकर्षित होने का रीजन फेराडे ने ये बताया कि देखो भाई ये जो पदार्थ है जैसे कि कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, तो इनमें क्या होता है युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी उन्होंने ऐसा कहा कि ये जो पदार्थ हैं इनके पास अयुग्मित या फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इनके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो युग्मित है। युग्मित का मतलब है 2 पेयर में है। अब जब आपने 11th में केमिस्ट्री पढ़ी थी तो वहां पे आपको पढ़ाई गई हुई क्वांटम संख्या, तो क्वांटम संख्या में एक आई होगी चक्रण क्वांटम संख्या कि एक युग्म में क्या होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसकी एक की दिशा ऊपर की तरफ और दूसरे की दिशा नीचे की तरफ आती है। तो वहीं पे अगर ये युग्मित इलेक्ट्रॉन है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि युग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो एक की दिशा ऊपर होगी दूसरे की दिशा नीचे होगी, यानी कि दोनों का जो आघूर्ण होगा वो बराबर होगा, परंतु उनकी दिशाएं विपरीत होने के कारण टोटल आघूर्ण क्या हो गया होगा, 0 हो गया होगा। अब चूंकि इनके पास चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकन की तीव्रता, चुंबक की प्रवृत्ति ये जो होती हैं ये बहुत कम होती हैं, नेगेटिव होती हैं, यानी इनका जो आघूर्ण होता है स्पेशल तौर पर अगर हम कहें तो वो 0 होता है। अब चूंकि इन पदार्थों का चुंबकीय आघूर्ण 0 है, इसका मतलब क्या है कि जिनमें इनके अंदर अगर आप इनको चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो इनका आघूर्ण 0 होने के कारण ये क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिकर्षण का अनुभव करेंगे, यानी कि ये चुंबकीय क्षेत्र से दूर हटने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे पदार्थों कहते हैं हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ। अगला देखते हैं भाई दूसरे प्रकार का पदार्थ इन्होंने बताया अनुचुंबकीय पदार्थ। अब अनुचुंबकीय पदार्थ में इन्होंने ये बताया कि ये ऐसे पदार्थ होंगे जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर दुर्बल आकर्षण का अनुभव करेंगे, यानी कि ये आकर्षित तो होंगे लेकिन ये दुर्बल रूप से आकर्षित होंगे, यानी उतने स्ट्रांगली आकर्षित नहीं होंगे। अब इसका रीजन उन्होंने क्या बताया, इसका रीजन उन्होंने ये बताया कि भाई देखो इन वाले में तो युग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। इन्होंने इसमें कहा कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो होते हैं परंतु उतनी मात्रा में नहीं होते, यानी कि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनसे ज्यादा होते हैं लेकिन उतने अधिक भी नहीं होते कि हम इनका जो चुंबकत्व का गुण है वो स्थायी बना सकें। तो इसीलिए इन्होंने यहाँ लिखा है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं और इन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण इनका जो चक्रण है वो एक ही दिशा में अपेक्षाकृत अधिक होता है। यानी अगर मैं आपसे एक छोटा सा डायग्राम और ड्रॉ करके आपको ये दिखाऊं कि मान लो ये कोई बॉक्स है जो कि एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों का चक्रण अगर पहली लाइन में इधर की तरफ है तो दूसरी लाइन में इतना ही इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में होगा। और अगर मैं यहाँ पे भी ड्रॉ करके दिखाऊं तो पहली लाइन में अगर चक्रण इलेक्ट्रॉनों का इधर की तरफ है तो दूसरी लाइन में चक्रण किधर की तरफ होगा, विपरीत दिशा में होगा। तो मान लेते हैं तीसरी लाइन में चक्रण उधर की तरफ है, तो देखो 2 लाइनों का चक्रण तो खत्म हो चुका होगा, 2 के कारण आघूर्ण 0 हो गया होगा, तीसरी के कारण कुछ ना कुछ आघूर्ण आया होगा, इसीलिए ये थोड़ा बहुत क्या करते हैं, आकर्षण का अनुभव करते हैं। तो ऐसे पदार्थों को क्या कहा गया, ऐसे पदार्थों को कहा गया अनुचुंबकीय पदार्थ। एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने नाम दिया मैग्नीज, प्लेटिनम, क्रोमियम और एल्यूमिनियम। ये कैसे पदार्थ है, ये अनुचुंबकीय पदार्थ है, यानी अगर इनको चुंबकीय क्षेत्र में आप रखोगे तो ये दुर्बल रूप से आकर्षित होंगे। अच्छा, इसके बाद इन्होंने तीसरे प्रकार के बताया लोह चुंबकीय पदार्थ। अब देखो नाम से पता चल रहा है लोह, लोह का मतलब लोहा, और लोहा और चुंबक एक दूसरे को बहुत ज्यादा तीव्रता से क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर प्रबलता से आकर्षित होते हैं, यानी कि प्रबल आकर्षण का अनुभव करते हैं, लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इनके लिए चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकन की तीव्रता, चुंबकीय प्रवृत्ति सबके मान बहुत ज्यादा उच्च होंगे या बहुत अधिक धनात्मक होंगे। इसका एग्जाम्पल के तौर पर Fe यानी कि आयरन, लोहा, कोबाल्ट और निकिल इसके एग्जाम्पल हैं। अब देखो इनमें क्या होगा, इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा अधिक होगी, यानी कि अगर मैं इसका भी आपको छोटा सा डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाऊं तो इनमें क्या होगा, जैसे यहाँ पे हम कह रहे थे ना कि ये इधर की तरफ जा रहे हैं तो दूसरे इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, उनका चक्रण मतलब इस वाले पदार्थ में
जो लोह चुंबकीय पदार्थ हैं इनमें जो चक्रण होगा इलेक्ट्रॉनों का वो लगभग एक ही दिशा में होगा। अब चक्रण एक ही दिशा में होने के कारण जो इनका चुंबकीय आघूर्ण होगा वो बहुत ज्यादा अधिक होगा और वो बहुत ज्यादा स्थायी होगा, इसीलिए इन्हीं वाले पदार्थों को हम लोह चुंबकीय पदार्थ भी कहते हैं। तो जो हमने लास्ट हेडिंग पढ़ा था ना स्थायी चुंबक, तो स्थायी चुंबक कौन से पदार्थों से बनेगी, तो स्थायी चुंबक मिलकर बनेगी भाई लोह चुंबकीय पदार्थों से। और जो हमने लास्ट हेडिंग पढ़ा था अस्थायी चुंबक, तो अस्थायी चुंबक कौन से पदार्थों से मिलकर बनेगी, तो वो मिलकर बनेगी अनुचुंबकीय पदार्थों से। तो ये है पदार्थों के चुंबकीय गुण के आधार पर तीन प्रकार के पदार्थ। पहला है प्रतिचुंबकीय जो दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होंगे, दूसरा है अनुचुंबकीय जो दुर्बल रूप से आकर्षित होंगे, रीजन मैंने बता दिया इसमें चुंबकीय आघूर्ण शून्य होगा क्योंकि दिशाएं अलग अलग हैं। और दूसरे का रीजन मैंने बता दिया कि आघूर्ण तो होगा लेकिन कुछ होगा, थोड़ा बहुत होगा, ज्यादा नहीं होगा। और तीसरे प्रकार के आते हैं लोह चुंबकीय पदार्थ, यानी कि इनमें क्या होगा, बहुत ज्यादा रूप से आकर्षण होगा, यानी कि प्रबल आकर्षण होगा, क्योंकि इनमें जो आघूर्ण होता है वो एक ही दिशा में होता है, तो इसलिए इनका जो आघूर्ण होगा वो अधिकतम और स्थायी होगा। तो चुंबकीय पदार्थों के बाद अब देखते हैं कुछ छोटे छोटे हेडिंग्स जो हमारे चैप्टर के लास्ट में है। तो देखिए सबसे पहला हेडिंग लिखा हुआ है बी चुंबकन। अब बी चुंबकन के नाम से पता चल रहा है यानी कि चुंबकन को खत्म करना ही बी चुंबकन कहलाता है। तो लिखा हुआ है कि जब किसी चुंबक को हथौड़े से पीट पीट कर या फिर बहुत अधिक ताप पर गर्म करके उसमें धारा प्रवाहित की जाए और ऐसा करने पर उसके चुंबकत्व का जो गुण है वो समाप्त हो जाए, तब इस घटना को हम क्या कहते हैं, बी चुंबकन कहते हैं। अब देखो जाहिर सी बात है चुंबकन का मतलब है चुंबकत्व और बी का मतलब है हटा देना, तो चुंबकत्व को हटाने की घटना कहलाएगी बी चुंबकन। इसके बाद अगला हेडिंग है चुंबकीय परिरक्षण। अब देखो इसमें नाम से समझो रक्षण, रक्षण का मतलब होता है सेफ्टी, यानी कि उसको प्रोटेक्ट करना, ठीक है। तो चुंबकीय परिरक्षण यानी कि चुंबकीय क्षेत्र से जिसको आप परिरक्षित करोगे, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र से किसी भी वस्तु का बचाव करना क्या कहलाएगा, चुंबकीय परिरक्षण। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है कि प्रायः वैद्युत यंत्र जैसे कि घड़ी आदि पर चुंबकीय क्षेत्र से बचाव की आवश्यकता होती है, अतः इनके चुंबकीय आघूर्ण को बढ़ाने के लिए उपयुक्त पदार्थ में उच्च संतृप्तता और कम निग्राहिता होनी चाहिए। चुंबकीय प्रभाव से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे यंत्रों को एक बॉक्स में बंद करके रख देते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं भाई, चुंबकीय परिरक्षण, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र से किसी भी वस्तु या फिर किसी भी पदार्थ का आपने परिरक्षा कर ली, उसको बचाव कर दिया, तो वो घटना कहलाएगी चुंबकीय परिरक्षण। अच्छा, इसके बाद कई बार एक नंबर में पूछा गया है इस वाले चैप्टर में से कि नरम लोहा और स्टील के चुंबकीय गुणों में अंतर बताइए। तो देखो तीन अंतर है बेसिकली, यहाँ पे तीन ही बहुत है एक नंबर के लिए। तो नरम लोहा और स्टील में तीन अंतर होता है बेसिकली। क्या, देखो नरम लोहे की छड़ होती है, आपने सुना होगा, तो नरम लोहे की अगर छड़ है यानी कि वो एक चुंबक की भांति कार्य करती है, उसकी जो धारणशीलता है वो स्टील से तुलना में अधिक होगी। अब दूसरी बात, जो नरम लोहे की जो छड़ होती है ना, वो एक प्रकार की अस्थायी चुंबक होती है। कैसी चुंबक होती है भाई, एक प्रकार की अस्थायी चुंबक होती है नरम लोहे की जो छड़ बनती है, ठीक है। तो नरम लोहे की छड़ होती है वो एक प्रकार की अस्थायी चुंबक होती है, और अस्थायी चुंबक की विशेषता होती है कि इसकी जो निग्राहिता है वो क्या होती है, कम होती है। इसीलिए जो नरम लोहे की निग्राहिता है वो स्टील की तुलना में क्या होती है भाई, कम होती है। अच्छा, तीसरा हेडिंग, अब देखो यार इसकी चुंबक बन रही है वो भी अस्थायी, चाहे स्थायी हो चाहे अस्थायी हो, बन तो इसकी चुंबक रही है, यानी कि इसका जो चुंबकत्व है किसका नरम लोहे का जो चुंबकत्व है वो स्टील की तुलना में क्या होगा, अधिक होगा। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि नरम लोहे में स्टील की तुलना में अधिक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पाई जाती है। अच्छा, इसके बाद चैप्टर का लास्ट हेडिंग देखिए, चुंबकीय द्विध्रुव बलाघूर्ण। अब जैसे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता था तो वैसे ही ये हेडिंग है चुंबकीय द्विध्रुव बलाघूर्ण, यानी कि किसी चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला वह बल जो उसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है, चुंबकीय द्विध्रुव बल आघूर्ण कहलाता है। चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला वह बल या चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले बल का वह आघूर्ण जो उसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है, चुंबकीय द्विध्रुव बलाघूर्ण कहलाता है। तो इसी के साथ ये आपके इस चैप्टर की थ्योरिटिकल पोर्शन पूरा का पूरा समाप्त होता है। तो इसी के साथ ये आपके इस चैप्टर का थ्योरेटिकल पोर्शन पूरा का पूरा समाप्त होता है। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इस वाले चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि आपके बोर्ड में पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, लेक्चर पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए क्रैक स्टडी।